कर दें जी शुरू। पोयम को शुरू करने से पहले एक खास बात, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये हमें चाहिए, पहले पता होना चाहिए, तभी हम पोयम को समझ सकते हैं अच्छे से। कंडीशनल सेंटेंसेस मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में डिस्कस किए थे। हो सकता है थोड़ा बहुत आपके भी दिमाग में हो, किसी किसी के हो सकता है, किसी को नहीं भी हो। पहला इसमें कंडीशनल होता था जहां एक सिचुएशन दूसरी को फॉलो करती है नेचुरली, साइंटिफिकली, जैसे, और ये वाक्य कंडीशनल वाले इफ से शुरू होते हैं, यदि से शुरू होते हैं, है ना। जैसे यदि पानी गर्म करते हैं तो ये उबलता है, नेचुरल है। पानी को ठंडा करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर तो ये जम जाता है। हिंदी वाले वाक्यों में भी ता है ती है ही आ रहा है लास्ट में, अगर आप ध्यान से मेरी बात सुनी होगी तो। माने कि ये वो सेंटेंसेस वो कंडीशनल होते थे, इनको हम बोलते थे जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि नेचुरली जो रिजल्ट है वो कंडीशन को फॉलो करता है ना जी। स्विच ऑन करता हूं, लाइट जलती है, नेचुरल रिएक्शन है। पानी गिरेगा आप पे तो आप गीले हो जाएंगे, नेचुरल है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जीरो। और इसमें क्या रहता है? जो इफ वाली क्लॉज है, माने जो यदि वाला वाक्य है प्लस जो उसकी रिजल्ट वाला वाक्य है, दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं या प्रेजेंट टेंस में होते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर है तो फ्यूचर, परफेक्ट है तो परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट तब या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तब, दोनों ही टेंस प्रेजेंट में, क्योंकि दोनों ही नेचुरल रिएक्शन है। जो रिजल्ट है वो नेचुरल रिजल्ट है उस कंडीशन का, साइंटिफिकली लिंक्ड है, लॉजिकल है, माने चॉइस। ठीक है जी। दूसरी तरह के कंडीशनल, जिसको बोला फर्स्ट कंडीशनल, बोला दूसरी तरह के बट फर्स्ट कंडीशनल। इसमें क्या रहता था कि ये जो यदि वाला वाक्य होता था ना, ये अगर फुलफिल होता है कंडीशन तभी अगला सेंटेंस होता था, पूरा अगला कंडीशन होती थी, और इसको हम विल शेल से लिखते थे, इसको इंडेफिनिट में लिखते थे। कौन सा इंडेफिनिट? प्रेजेंट का। अगर मम्मी रोटी पकाती है तब मैं मार्केट से सब्जी लाऊंगा, नहीं तो नहीं। अगर बारिश होती है मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मतलब बारिश अगर नहीं हुई तो कॉलेज जाना भी पड़ेगा। तो प्रेजेंट में कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फ्यूचर वाला एक्शन, रिजल्ट माने उसका फ्यूचर में होगा, है ना। अगर हम आज पढ़ते हैं पास हो जाएंगे, देखो हिंदी में भी ता है ती है आ रहा है प्रेजेंट इफ के लिए। अगर हम पढ़ते हैं, इफ वी स्टडी वी शैल गेट पास। सेकेंड कंडीशनल, जहां प्रेजेंट में सपोज किया, प्रेजेंट में सपोज किया, लेकिन लिखने के लिए हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। ये इंग्लिश में थोड़ी सी यहां समस्या आती है, ट्यून करने में, हमें समझने में। जैसे मैंने बोलना है, मेरे से किसी ने पेन मांगा तो मैंने उसको जवाब दिया, अगर मेरे पास पेन होता मैं तुझे दे देता। अगर मेरे पास पेन होता मैं तुझे दे देता। पर इंग्लिश में जब ये बात मुझे बतानी है तो जो अगर वाली इफ वाली स्टेटमेंट है उसको कैसे बोलूंगा? पास्ट में। इफ आई हैड अ पेन, हिंदी में वो प्रेजेंट की सेंस है, लेकिन इंग्लिश में वही सेंस कैसे जाएगी? पास्ट के साथ। पास्ट में मतलब प्रेजेंट बोल दूंगा एक तरह से। कंडीशनल के केस में ऐसा होता है, या सपोज करने के केस में। इफ आई हैड अ पेन आई वुड गिव इट टू यू। इस केस में जो रिजल्ट वाली क्लॉज है वो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होती थी। अब सेम स्टेटमेंट को ले जाओ पीछे, पास्ट में। हिंदी में वैसे ही बोलूंगा लेकिन उसकी सेंस पास्ट में है, कि अगर मेरे पापा ने मुझे पीटा होता, अभी नहीं बचपन में, तो आज मैं समझदार होता। अब ये ऐसी कंडीशन है जो कभी फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि वो तो टाइम बीत चुका है, बापू तो पीटने से रहा, आप तो बड़े हो गए। तो इम्प्रॉबेबल कंडीशन। कैसी कंडीशन? थर्ड कंडीशनल, इम्प्रॉबेबल, जो कभी पूरी नहीं होगी। अगर महात्मा गांधी जिंदा होते, भारत आजादी के लिए नहीं लड़ रहा होता, वो तो हो ही नहीं सकता। अब ऐसे वाक्यों को हम कैसे बोलते हैं? ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए हमें चाहिए होता है पास्ट के अंदर परफेक्ट, या जो भी हम लोग लगाएंगे ना इसमें, जैसे इधर वाला, इधर पास्ट चाहिए इफ वाले में, और जो इफेक्ट दिखाना है उसके लिए चाहिए वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या चाहिए वुड हैव
बीन, स्थिति दिखाने के लिए होता। जैसे अगर बापू ने पीटा होता तो मैं समझदार होता। इफ फादर हैड बीटन मी आई वुड हैव बीन इंटेलिजेंट। पर क्योंकि ये हो नहीं सकता, कैसा कंडीशनल है, सपोज किया हुआ। समझ जाएंगे आप? सिचुएशन समझे? थोड़ी सी समझ गए? अब सपोज करो ये इफ वाली क्लॉजेज ही बोलता जाऊं मैं। अगर पापा ने पीटा होता, मम्मी ने डांटा होता, बहन ने सिखाया होता, पड़ोसियों ने समझाया होता, अगर रिश्तेदारों ने भी बताया होता, अगर मेरे दोस्तों ने मुझे खूब पिला पिला के मार पीट के समझाया होता, कितने इफ वाली कंडीशंस होंगी, तो मैं समझदार होता। तो हम इफ के साथ बोलते जाएंगे। इफ माई फादर हैड बीटन मी, इफ माई मदर हैड एडवाइस मी, इफ माई रिलेटिव्स हैड प्रॉमिस मी, इफ माई फ्रेंड्स हैड डायरेक्टेड मी, इफ माई ब्ला 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 ब्ला, जितनी भी कंडीशन है इफ के साथ बोलते जाएंगे। आई वुड हैव बीन इंटेलिजेंट, तो वो लास्ट में आएगा, लास्ट में आएगा। आप जरा पोएम पे नजर मारें जो आपने लिखी। लुक एट द फर्स्ट स्टेंजा। पोएम के अंदर क्या होते हैं? स्टेंजा। और इसके अंदर स्टेंजा की खासियत देखो, कितने लाइन का स्टेंजा है, गिनो। 8 लाइन। 8 लाइन स्टेंजा को बोलते हैं ऑक्टेव या ऑक्टेट। ये कहां ऑक्टेव ऑक्टेट हमने लाइन पढ़ी थी जब ओzymandias पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था पहली 8 लाइनें ऑक्टेट, अगली 7 लाइनें सेस्टेट, टोटल लाइनें 14। ओzymandias है सोनेट, याद करो। ये सोनेट नहीं है, इसमें ऐसे ऐसे 4-5 है, 4 है शायद, आई थिंक 4 लिखे। 32 लाइन्स, हर एक में 8, यानी कि इंडिविजुअल स्टेंजा कैसा है? ऑक्टेट या ऑक्टेव, 8 लाइनों का बना हुआ स्टेंजा। विजिबल है? सेकंड, इसकी एंड की राइमिंग देखो। साउंड यू यू यू, टू, वेटिंग, हेटिंग, लाइज, वाइज, राइमिंग लाइंस। पहली 3 में सेम ही है, ए ए ए, उसके बाद भी सेम ही है, ए। 2 में भी तो यू का ही भाव है, लास्ट वाला साउंड देखना, ऊ का साउंड जो आ रहा है। चारों में ए ए ए ए, मतलब साउंड, टाइप ऑफ साउंड, एक ही तरह का साउंड। उसके बाद बी, उसके बाद सी, बी सी, फिर बी, फिर सी। ए टाइप का साउंड, ए टाइप का साउंड, ए टाइप का साउंड, ए टाइप का साउंड, बी टाइप का साउंड, बी टाइप का साउंड, सी टाइप का साउंड। साउंड की टाइप, साउंड, साउंड जो शब्द को प्रोनाउंस करते हुए लास्ट में अक्षर आ रहा है, स्वर आ रहा है, जो यू ऊ, यू यू यू, ये तो होमोफोन है। टू, ये होमोफोन है, नियर होमोफोन। देन वेटिंग, हेटिंग, लाइज, वाइज, एक इंफॉर्मेशन। तो द पोएम हैज 4 ऑक्टेट्स हैविंग राइम स्कीम। 4 बार ए बी सी बी सी। टेक्निकल इंफॉर्मेशन अबाउट द पोएम। चले आगे, और डालिए लाइनें। देखो पहली कंडीशन, मैंने बोला ना लगातार कंडीशंस है, होगा क्या वो लास्ट लाइन में पता चलेगा। पर कैन से बना रहा है कि कर सको। इफ यू कैन, कैन होती है क्षमता, अगर कर सको, क्या कर सको? इफ यू कैन कीप योर हेड, कीप योर हेड मतलब मेंटेन योर बैलेंस, मेंटेन योर कूल, मेंटेन योर काम, दिमाग ठंडा रख सको। कीप योर हेड कूल इफ यू कैन। अपने बेटे जॉन के लिए लिख रहा है। कौन लिखने वाले भैया हैं? लिखने वाले भैया अ स्टॉन्च इंपीरियलिस्ट। पिछली पोएम में मैंने आपको जिक्र किया था कोलोनाइजेशन का, किया था जिक्र कि कैसे उन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया इंडिया को। ये उनमें से है जिसने किया। आपने जंगल बुक देखा है, मोगली वाला? वाह, बहुत बढ़िया। इसने लिखी है वो जंगल बुक, जिसके ऊपर वो एनिमेटेड सीरीज बनी जिसमें मोगली है।
कहां पैदा हुआ मोगली? क्योंकि वो इंडियन का रिप्रेजेंटेटिव है। इंडियंस कहां रहते हैं? जंगल में। किसके बीच? जानवरों के बीच। जानवरों से सीखा, जानवरों की तरह बोलता है। उसको चलना नहीं आता सीधे खड़े होके, वो उस भेड़िए की तरह चलता है जिसने उसको पाला। कहानी, रिप्रेजेंटेशन। फिर उसकी जिंदगी में एंट्री होती है राधा की, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जो लेके आती है कल्चर, सिविलाइजेशन। वो उसको बताती है इंसान कैसे रहते हैं, इंसानों की बस्ती से आई है। आप क्या समझे मोगली की कहानी? इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू, आपके आसपास। ये बड़ी जबरदस्त पोयम है। कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे तो आप पाएंगे कि आप ही की जिंदगी है इधर। अगर कर सको, अपना दिमाग शांत रख सको, अपना कूल और बैलेंस मेंटेन रख सको, कब? व्हेन ऑल अबाउट यू, सारे आपके आसपास, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, रिश्तेदार, सारे ही आर लूजिंग देयर्स, वो अपना कूल खो चुके हैं, सारे गुस्से में और आपको डांट रहे हैं। यू आर द कल्प्रिट, यू आर टू ब्लेम, तेरी गलती है। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, वो अपना कूल मतलब अपना संतुलन खो चुके हैं, गुस्से में है, परेशान है, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। तब क्या करना? उसने बोला इफ यू कैन, पहले बोल दिया। उस स्थिति में when everybody is losing their cool, everybody is angry, frustrated and blaming this on you, what would you do? If you can keep your head cool in that situation, अगर रख सको तो, पहली कंडीशन। If you can trust yourself when all men doubt you, मैंने इसलिए लगाया शायद क्योंकि मेल अपने बच्चे जॉन के लिए, सन के लिए लिखा शायद इसलिए, बट आई वुड कंसिडर इट सोसाइटी अराउंड यू, सारे। इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, विश्वास कर सको खुद पे। देखो ऐसे तो सबको खुद पे विश्वास है, आपको बोल रहे हैं आप बड़े सुंदर लग रहे हो, आपको विश्वास है मैं सुंदर ही लग रहा हूं, पर जिस दिन वो बोल रहे हैं, आज सारे बोल रहे हैं आपको तुम गधे हो, डफर हो, कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, और उस हालात में भी if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. अलाउंस करने का मतलब है कि उनके शक को भी अलाउ करना है, माने क्रिटिसिज्म लेना है। क्यों लेना होगा क्रिटिसिज्म? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए। मतलब कोई आपकी कमी निकाल रही है तो रिजेक्ट नहीं कर देना, उसकी बात सुनने का हौसला भी रखना है, सुनना है, पर उसके बावजूद अपना कॉन्फिडेंस कि मैं अपने आप को सुधार कर सकता। ये नहीं कि आपने सुन लिया और उसको सोच कर चल पड़े उधर कहीं भाई कोने में बैठ के रो लेता हूं मैं, अच्छा नहीं हूं। उसने बोला मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, कि उनके शक की वजह वो भी जानने की कोशिश करनी है कि व्हाई डू दे डाउट यू। इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ When all men doubt you, एक तो हो गया कि सब ट्रस्ट कर पाओ जब सब तुम पे शक करते हैं, सबको तुम्हारी एबिलिटी पे डाउट है, बट पर साथ ही साथ ये नहीं, ऐसा पता क्या होगा, फिर तो आप रिजेक्ट ही कर दोगे कि ये मैं सुनूंगा ही नहीं किसी की, तब भी तो आप इगोइस्टिक ही हुए, पर आप सुनने का भी हौसला रखते हो। बट मेक अलाउंस मतलब अलाउ करते हो, जगह देते हो, स्पेस देते हो फॉर देयर डाउटिंग टू, उसके लिए भी जगह है आपके पास। यू हैव स्पेस दैट यू लिसन टू अदर्स व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू, बट दैट डज नॉट डिफाइन यू हु यू आर। किसी ने बोल दिया आप अच्छे नहीं हो तो आप रोना शुरू कर दो, किसी ने बोल दिया बड़े अच्छे हो तो फूल के गुब्बारे की तरह। इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ, आपको पता ना चाहिए अपनी वैल्यू, अपनी औकात का कि मैं कितने पानी में हूं। भाई किसी के बोलने से कुएं में थोड़ी कूद जाता है कोई, अपनी पता होता ना अपना। हम खुद को अलाउ कर देते हैं बस,
बहने के लिए, वो नहीं करना। हाँ, उनकी बात क्रिटिसिज्म अलाउ, सुनना है उसको, अलाउंस, उसके लिए जगह रखनी है, स्पेस देना है, कीप योर माइंड ओपन इफ यू कैन। तीसरी कंडीशन, वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। मैं यहां थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा साम ऑफ लाइफ, लास्ट लाइन, लर्न टू लेबर एंड टू वेट इफ यू कैन वेट। मादा चाहिए, दम चाहिए, ताकत चाहिए इंतजार करने में, बहुत पेशेंस चाहिए। एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और इंतजार से थक भी ना पाओ, ऐसे ही इतनी ताकत। और बीइंग लाइड अबाउट, या तुम्हारे बारे में झूठ बोला जा रहा है। अक्सर यही शिकायत हमें दुनिया से होती है, मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, अक्सर। और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, लेट देम। सूरज को ना प्रमाण की जरूरत नहीं होती, झूठ के बाहर पैर नहीं होते, बोलने दो, बोलने दो, फैलाने दो। नथिंग विल होल्ड ट्रू व्हेन द टेस्ट ऑफ टाइम कम्स। कुछ भी नहीं। देखो, एक इंसान के बारे में आपके मन में कितनी भ्रांतियां हो सकती है, पर जिस दिन आप उससे एक्चुअल में मिलते हो, बात करते हो, तो एक्सपीरियंस डिफाइन करता है। आप खुद ही मना कर देते हैं, यार वैसा नहीं है, आप गलत बोलते हो, आई डोंट बिलीव यू। कैसे हुआ? एक्सपीरियंस से, नॉट बाय वर्ड्स। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, उसी का तो इंतजार है। किसका इंतजार है? पेशेंस किस चीज की? आपको सच पे, अपने सच होने पे या किसी चीज के सच होने पे विश्वास है। जिसका घी खालिश है ना, जिसकी चीज प्योर है, वो एडवर्टाइज नहीं करता। वो बोलता है जी आप ले जाओ, दूध लेना आपने किसी से। जिसका प्योर वाला दूध होगा वो ये नहीं बोलेगा जी बड़ा हम पानी नहीं मिलाते, ये नहीं, वो बोलेगा ये दूध चाय बना के पी लेना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। आपने चाय बना के पी, आपको पता है भाई ये दूध कहीं नहीं मिलना मार्केट में, आप अगले दिन ही पहुंच जाते हो, चाहिए। किसी के बोलने पे नहीं आप सुने, क्यों? क्यों? और बीइंग लाइड अबाउट, कि आपके बारे में गलत बातें फैलाई गई, झूठ बोला गया, सॉरी, डोंट डील इन लाइज। आपने लाइज में डील करने का मतलब है आपने उसमें लिप्त नहीं होना। डीलिंग वैसे होता है व्यापार करना, पर डीलिंग मीन्स यू डू नॉट इंडल्ज योर सेल्फ इन लाइज। आपने भी उसका झूठ का जवाब झूठ से कभी भी नहीं होता। झूठ का जवाब झूठ, झूठ को सच ही हरा सकता है, झूठ नहीं। और बीइंग हेटेड, या आपसे घृणा की जाती है, डोंट गिव वे टू हेटिंग। आप बदले में घृणा नहीं करोगे। आज तो कोई भी घृणा को घृणा से नहीं मार पाए। दुश्मनी उस दिन खत्म होती है जिस दिन उसको आप दोस्त बना लेते हो, अदरवाइज वो लाइफ लॉन्ग चलेगी, शायद अगले जन्म में भी। दुश्मन है ना, एक बंदा कह जी आज मैंने अपना दुश्मन मार दिया, बोले भाई वो कैसे, क्या लेके गए थे, हथियार कहां है? मैंने उसको दोस्त बना लिया, खत्म, दुश्मन खत्म। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग। अगर आपसे कोई हेट कर रहा है, आपने बदले में घृणा, और देखो वो बंदा रियलाइज करेगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि आपके मुंह पे बोलेंगे कि जैसे यार तुम पढ़ते रहते हो, ये करते रहते हो, तुम्हें बड़ा ही सीरियस है तू, बड़े तेरे भाई आजकल एटीट्यूड हो गया, बात ही नहीं करता, बोलेंगे। 1-2 साल बाद जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, वही आपके पास आ रहे होंगे, यार तू अच्छा करता था उस टाइम, देख इन्वॉल्व नहीं हुआ कहीं और कहीं पहुंच गया, हम फंस गए। वही इंसान जो आज बोल रहा है ना कि आप अच्छे नहीं हो, कल आगे पूछेगा यार आपने कैसे किया। आपकी सफलता, आपकी सक्सेस, आपकी अचीवमेंट बोलेगी। समझे कब तक वेट करना है, तब तक गेन नहीं हुआ। और हमें साम ऑफ लाइफ ने सिखाया लर्न टू लेबर एंड टू वेट। वेट क्यों? क्योंकि कर्म ने अपने समय के अनुसार मैच्योर होकर फल देना है। एजुकेशन ऐसी चीज है जो थ्रू आउट लाइफ काम देगी ना। जब एक बार नौकरी मिल जाएगी तो आप अपने को थोड़ी पालोगे। सोचो, परिवार समाज के लिए कर सकते हो, पर कब? जब खुद में ताकत है। जस्ट थिंक अबाउट इट।
एंड येट फिर भी डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज, ना तो बड़े अच्छे दिखना है ना ही बड़ी समझदारी की बातें करनी है। मतलब कि ये इसलिए नहीं करना कि दुनिया की नजरों में वाहवाही चाहिए, जो देखो कितना अच्छा भला इंसान जा रहा है, इसलिए नहीं होता, इसलिए नहीं। नॉट टॉक येट डोंट लुक टू गुड, बड़े अच्छे भी नहीं दिखना और बड़ी ज्यादा समझदारी की बातें भी नहीं करनी। वाई ये क्यों बोला होगा? क्योंकि वक्त बहुत बलवान चीज है, ओzymandias ने हमें सिखाया। उस वक्त तो उसको लगता था ना, माई नेम इज ओzymandias किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी इन डिस्पेयर। उस वक्त तो लगता था उसको कि कोई नहीं है मेरे बराबर। रावण को भी लगता होगा, और बराबरी वाले भी आ गए, उसको हरा के चले भी गए। इसलिए उसने बोला कि कभी भी आप लोग इन्फ्लेट नहीं होना सक्सेस में, ना ही डिप्रेस हो जाना है। ये सारे शिफ्टिंग फेजेस ऑफ लाइफ है। बच्चे, जो असफल ही नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होता, मतलब वो असफलता ही सफलता बनेगी। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, ये पढ़ते हैं हम प्रवर्ब। फेलियर आपको सिखाता है कि मैंने क्या गलत किया, कैसे सही कर। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इससे ना डरना ना घबराना होता है। एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस द चैलेंज एंड स्टार्ट ओवर। आएगा भी आगे। फिर से 8 लाइनें। हाँ जी, पढ़ो पढ़ो, शाबाश। इफ यू कैन ड्रीम, सपना देख सको, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, पर सपने को खुद पे हावी नहीं होने देना। नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर, ये नहीं कि सपना देखा और सपनों की दुनिया में रहे, रोज सपना ही देखते रहे, उसको पाने के लिए कोशिश नहीं की। सपना भी देखना है। कलाम कहते थे जागती आंखों से। कैसे देखना सपना? आंखें खोल के। अभी आएगा उसका, ऐसे भी आएगा भाई का पावर ऑफ प्रेयर। जागती आंखों से देखना, सोने वाला सपना नहीं। ऐसा सपना जो तुम्हें सोने ना दे, वो सो के सपना नहीं देखना। ड्रीम विच डजंट लेट यू स्लीप, जो सोने ही ना दे, बोले कि मेहनत करो। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। सोचना है पर सिर्फ विचार आपका लक्ष्य नहीं है हम में से, मैं भी उनमें हूं। स्कीमें बड़ी बड़ी हैं, टाइम टेबल जो हम घर पे बनाना है वो अरेंज कीजिए, इतने बजे उठ के ये करना, इतने, वो सब बना दिए, चिपकाए हुए हैं उधर। बड़ा जोश आया, लेक्चर सुन के गए, आज नया बनाएंगे, ये बना नहीं चल रहा। कितने ही बनाओगे भाई, कॉपी फाड़ फाड़ के उधर लगा दिए तुमने। If you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster, triumph माने जीत, victory, disaster माने नष्ट होने की, दुर्दशा की स्थिति, मतलब दोनों में ही सम रहना है। सम कर जाना मान और अपमान को। ऋषि मुनि ने भी यही समझाया कि अपमान में मुंह छुपाना नहीं है, मतलब छुपाना इन द सेंस कि उस बात को लेके नहीं डिप्रेस होकर उधर चले गए नदी में कूदने। और अगर सम्मान मिल गया तो ये भी नहीं कि दूसरे के कंधों पे चढ़ के चलना, मैंने, मेरे को नीचे मत रखो, मैं बड़ा हो गया। देखो उसने यही बोला ना, इफ यू कैन मीट, अगर मिल सको, स्वीकार कर सको, विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, दोनों से ही। और इसको देखो क्या बोलता है अगली लाइन में, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स। इम्पोस्टर्स होता है धोखेबाज। इन दोनों को ही धोखेबाज बोल रहा है। जीत भी धोखा है और हार भी। क्यों होगा धोखा? कल ही पोयम पढ़ के हटे हैं, बच्चा मरने वाला है, मां के पास क्या है? कुछ भी नहीं। बच्चा क्या ले जा रहा है? कुछ भी नहीं। कृष्ण वाला वो याद करो जो अर्जुन, सॉरी, हाँ, कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि भाई तू लाया ही क्या था जो खोएगा?
ये नाम, पहचान, जाति, धर्म, धरती के जीवो, ये सारी पहचान शरीर से है। अंबानी के घर में पैदा हो जाते तो कहीं और ऑक्सफोर्ड या कहीं और पढ़ रहे होते, यहाँ गरीब घर में पैदा हुआ तो नगरोटा सोनिया में टिके हो। सोचो, अंबानी के कंपैरिजन में तो गरीब ही है भाई। थिंक अबाउट इट। हमने थोड़ी चॉइस की कि मुझे फीमेल बना दो, मुझे मेल बना दो, हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। वी हैव बीन गिवन समथिंग। कोई ऐसी बीमारियां हमें लगा दी बचपन से, ये है भाई तेरे को, लिव विद इट है। क्या करें, वो हार मान ले, छोड़ दे, मुंह छुपा के रोता रहे। इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, जीत और हार एक तरह से ऐसा समझेंगे ना, ट्रायम्फ माने जीती होती है और डिजास्टर माने कैटास्ट्रफी, बर्बादी। When you lose everything, destruction. If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same, इन दोनों बहरूपियों को एक ही समझो, लेवल हेडेड। देखो, जो हाई क्लास लोग हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, सफलता से भी नहीं असफलता से भी। खुश हो गए स्माइल, हार गए तब भी स्माइल की चल कोई नहीं, ट्राई अगेन, कोई चक्कर नहीं, दोबारा कर लेंगे। और क्या होगा, लाइफ है ही ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। देन इफ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय knaves टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, तुम्हारी ही बोली गई बात को दूसरे लोग ट्विस्ट कर देंगे मूर्ख बनाने के लिए लोगों को। इसकी शिकायत भी बहुत लोगों को है, ये तो मैंने कहा ही नहीं, ऐसा वो क्यों बोल रहा है तेरे को। सारे ब्रेकअप्स की जड़। इफ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ, देखो बर्दाश्त करना है उस बात को भी जो ट्विस्ट करके आई होगी आपके पास। आपने नहीं बोली थी, आपने बोला कुछ और था, इंटेंशन कुछ और थी, लेकिन वो ट्विस्ट कर दी किसी ने, नेव्स, ठगों ने, टू मेक अ ट्रैप फॉर द फूल्स, मूर्खों को फंसाने के लिए, किसी को आपके खिलाफ करने के लिए। कुछ भी हो सकती है सिचुएशन। इफ यू कैन बेयर, बर्दाश्त कर सको, टू हियर द ट्रूथ, उस सच को सुनना, यू हैव स्पोकन, जो तुमने बोला, ट्विस्टेड बाय नेव्स, जिसको ठगों ने ट्विस्ट कर दिया, मरोड़ दिया, मतलब कि बदल दिया, टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, मूर्खों को जाल, ट्रैप होता है जाले में फंसाने के लिए, उसको सुनने की हिम्मत। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू, या ऐसी चीजें जिनको बनाने में तुमने जिंदगी लगा दी। वो घर जो बाढ़ में बह गए, अभी करोड़ करोड़ खर्च किया जी हमने, लोन लेके लोगों ने घर बनाया हुआ है, बह गया, कुछ नहीं बचा, गहना भी नहीं अपना निकाल पाए। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू, ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद worn out tools। स्टूप होता है झुकना, बिल्ड बनाना, देम अप फिर से बनाना है उनको, स्क्रैच से, नींव से, विद कैसे टूल्स हैं, worn out। worn out मतलब जो घिस गए हैं। जैसे मिस्त्री ने घर बनाना शुरू किया, ठीक है जी, अपने औजारों के साथ, जब घर बना, लग गए होंगे 6-8 महीने तो लग जाते हैं घर बनने में, तो वो क्या होता है, जैसे आप देखो ना, वो बेलचा लेके जो लगा तो घिस जाती है उसकी एजेस, पुरानी हो जाते हैं ना टूल्स जो यूज किए। लेकिन सपोज तो वो सारा ढह जाए, जो जिंदगी में आपने हासिल किया सारा छिन गया, क्या करोगे। तो ये कहता है स्टूप, दोबारा झुकेगा, वही जो अपने टूल उसने अभी रखे ही थे बना के, दोबारा उनको पिक करेगा, एंड बिल्ड देम, ये आप फिर से उसको बिल्ड करे, अगर कर सको। इफ लगा है ना साथ में, अगर ये सच सुन सको जो ट्विस्ट कर दिया और दूसरों के द्वारा, या वो चीजें जिनको बनाने में तुमने जिंदगी दे दी टूट जाए, उनको दोबारा उन्हीं घिसपिटे अपने जो टूल्स थे, जो तुम्हारे पास साधन थे, टूल्स यहां इन टर्म्स ऑफ मीन्स, जो आपके पास साधन है, उनका इस्तेमाल करके दोबारा बनाने की अगर तुम्हारे पास है बेयरिंग, हिम्मत, सहनशीलता, ताकत, तो ये सब कंडीशंस हैं। अभी रिजल्ट क्या होगा अभी नहीं बताया उसने, यदि कर सको। If you can make one heap of all your winnings,
जो कुछ आपकी जिंदगी का हासिल है उसका एक ढेर लगा सको उसको एक बार में, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस गेम होती है ना, जिसमें अगर आप जीत गए तो सब कुछ जीत गए, हार गए तो सब कुछ हार गए। ऐसे गेम मतलब चांस की गेम कह लीजिए, लूडो जैसे, या कोई गैम्बल। और कहता कि आप में इतनी हिम्मत हो कि जो कुछ आपकी बिलोंगिंग्स हैं, आपकी अचीवमेंट्स हैं, उन सबको इकट्ठा कर लें, मतलब उस सबको एक चीज कंसिडर कर लें कि ये जी मेरी जिंदगी का हासिल है, और उसको आप दांव पे लगा दो और हार जाओ, सारा ही हार गए। इफ यू कैन मेक वन हीप, ढेर ऑफ ऑल योर विनिंग्स, सारी अचीवमेंट्स को एक तराजू में रख के एक राउंड में, एक बार में आपने उसको रिस्क कर दिया ऑन वन टर्न, आपकी बारी में आपने सारा लगा दिया, ऑफ वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस एंड लूज, और हार गए, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, फिर से शुरू करें, एंड नेवर ब्रीद अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और अपनी हार ना कभी कोई शब्द भी नहीं आपने मुंह से बोला। एक एग्जाम्पल देता हूं, मुझे एकदम याद आया अभी। अमृता प्रीतम के पिता, अब उनका शायद नाम नंद था या नंद किशोर, कुछ ऐसा नाम था, तो वो ना भला करने में बड़ा मग्न रहते थे और खुद साधु स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने मकान बनाया, अपने खर्चे पे अपना बनाया, जैसे आप लोग भी, हमें पता है मकान बनाने में कितना खर्चा हो जाता है। और क्या हुआ कि किसी दोस्त ने आके मकान मांग लिया कि यार मुझे चाहिए रहने के लिए, टेम्पररी मांगा होगा पहले, उन्होंने बोला चल रह ले आके। फिर कुछ साल बीत गए, उसने वापिस ही नहीं किया, इस बंदे ने नहीं मांगा कभी दोबारा। ठीक है कोई नहीं, सोचो। ऐसे मुझे याद आ गया ये एग्जाम्पल। अमृता प्रीतम लिखती है इस बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी में, रसीदी टिकट, वक्त मिलेगा तो पढ़िएगा। रेवेन्यू स्टैंप इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है रसीदी टिकट, अभी हिंदी में उसका मिल जाएगा ना, ऐसे पंजाबी में लिखती थी वो, हिंदी में मिल जाएगा। If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose, and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss, कोई मलाल नहीं। If you can force your heart and nerve and sinew, कि अगर आपने दिल, दिमाग और अपनी भावनाओं को, सिन्यू यहां पे ये भी नसों का ही जिक्र किया है, मतलब शरीर के आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है बॉडी की, उसका इंडिकेशन है। If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, कि जब हिम्मत चुक जाती है ना, जब इंसान थक जाता है, उसके बाद भी काम करना। लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, शरीर जवाब दे गया, हिम्मत बोलते अब नहीं होता, बट स्टिल आप डटे हुए, करना है, बॉडी को भी ड्रैग कर रहे हो साथ में। इफ यू कैन एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, तब भी डटे रहना है जब कुछ नहीं बचा आपके भीतर। हालात से लड़ने का हौसला जो है ना हमारा, वो भी खत्म हो रहा है, उसके बावजूद डटे रहना। और अमृता प्रीतम पे बड़ी बात लागू हो रही है, मेरे दिमाग में वही आ रही है बार बार। शादी कर ली अपनी पसंद से, घर वालों से चले गए उधर, और फिर अब देखो उनके पास पैसे हैं नहीं, रोटी बेलती थी वो, तो रोटी बेलने के लिए वो नहीं है चकला, वो किस पे करना, थाली उल्टी करनी, उसके ऊपर बना रही। तो उनके टीचर आए उनसे मिलने, देखा हुआ कि अमृता क्या कर रही है, उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया, ऐसा उनको अच्छा नहीं लगा। बड़ी स्ट्रगल इन लाइफ, पढ़िएगा जरूर। If you can force your heart and nerve and sinew and to serve your turn long after they are gone, so hold on when there is nothing in you except के सिवाय, सिर्फ किसके सिवाय, the will which says to them hold on, सिर्फ मन में यही है कि बस करना है, डटे रहना है, इसके सिवाय आपके पास कुछ नहीं बचा। उसके बावजूद आप अपनी हिम्मत को जुटा के डटे रहते हो, अगर कर सको तो ये वाली चीज भी। इसको लग रहा है इसका बेटा शक्तिमान है, इतनी सलाहें दे डाली हैं उसको, फिर और ये सलाह है पॉलिटिशियंस के लिए, स्टेट्समैन के लिए, वो लोग जो पब्लिक डीलिंग करते हैं। इफ यू कैन वॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, वर्च्यू होते हैं गुण, अच्छे गुण, सद्गुण, वाइस होते हैं दुर्गुण, कि अगर तुम भीड़ के साथ चल सको और उसके बावजूद अपने
सद्गुण मेंटेन रख सको, और वॉक विद किंग्स, राजाओं के साथ चलो, महाराजाओं के साथ, नॉर लूज द कॉमन टच, कि जब आप हाई लोगों की, वीआईपीज की संगति में हो तो अपने सद्गुण बनाए रखें। अब जब आप आम लोगों की संगति में हो, मतलब कि सॉरी, जब आप राजाओं की संगति में हैं तो आम इंसान को ना भूलें, नॉर लूज द कॉमन टच, अपनी जड़ें ना भूलें, कॉमन मासेस को, प्रजा को ना भूलें। इफ यू आर इन द कंपनी ऑफ किंग्स, इफ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। देखो सबसे ज्यादा कौन दुख देता है, तकलीफ, जो आपका अपना है। दूसरे से हम उम्मीद नहीं करते कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन जब दोस्त धोखा देता है तो इंसान को जलन होती है या तकलीफ। नहीं तो याद करो, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, मैन्स इन ग्रेटिट्यूड। इफ नाइदर फोर्स, फो होता है दुश्मन, नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, वो तब होता है जब आप उम्मीद नहीं रखते, जब निष्काम कर्म है, आपने काम करना है अपना, आप उम्मीद नहीं रख रहे, नो एक्सपेक्टेशन, ना अच्छे से ना बुरे से, अपने से भी नहीं रखते, फिर किसी से भी नहीं रखते। इफ नाइदर फोर्स, दुश्मन, नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, तुम्हें हर्ट कर पाए, इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, सारे समझे कि तुम उनके ही हो बट नन टू मच, पर यह डाउट भी है कि हो कि नहीं, मतलब एवरीबडी कंसिडर्स यू देयर ओन, बट करीबी भी नहीं, बस उनको यह पता है कि तुम अपने हो, दुश्मनी की लिस्ट में किसी की नहीं हो, गहरे दोस्ती की लिस्ट में किसी की नहीं हो, बस हो, यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ फेलो देयर। इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 seconds worth of distance run, और अगर तुम हर एक क्षण को 60 बार चलती है ना घड़ी, एक मिनट में कितने स्टेप लेती है, 60 स्टेप्स, तो उन हर 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस, उतना समय, उतना दूरी तय करो। दूरी कैसे तय करेगा, मतलब उतनी ग्रोथ करो, वक्त के साथ चलो, कहने का मतलब है फॉलो द टाइम। सेकेंड, वो जो हैंड चल रहे हैं टाइम के, घड़ी में चल रहा है जैसे, उसको फॉलो करना। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, देखो अनफॉरगिविंग मिनट लिखा है, वक्त जो माफ नहीं करता, अनफॉरगिविंग, सख्त होता है ना टाइम, सबके साथ ही एक जैसा होता है, सबके साथ में, जो उसके साथ चलता रहता है उसको सब कुछ दे देगा, और जो हमारी तरह, मेरी तरह भाई पीछे खिसक जाएंगे, वे करते हैं अभी बड़ा टाइम है, तो जब वो टाइम आएगा तब कुछ भी नहीं होगा, एकदम से खिसक जाता है हाथ से रेत की तरह, पता नहीं चलता कब बुढ़ापा कब जवानी गए। विद 60 seconds वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन योर, अब जब अगर ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट कर सको, इफ, आप बताता है रिजल्ट की होगा क्या, अगर ये सारी चीजें कर ली तो होगा क्या। यहां है वो लाइन वुड हैव बीन वाली, पर यहां सिंपल बताया कि क्या होगा, योर्स इज द अर्थ, तुम्हारी होगी धरती, या तुम्हारी है धरती, कोई देश नहीं बोला, सारी धरती तुम्हारी, एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, कि तुम धरती के राजा, उसके मालिक तुम हो, एंड विच इज मोर, और उससे भी बढ़ के, देखो इस राजा होने से, उसके मालिक होने से बढ़ के क्या है, मेरे बेटे तुम बनोगे एक मैन इन द सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो एनिमल्स में हमें बोला था कि नहीं है, हम बोला था ना उसने कंपेयर करके, तो यू विल बी अ मैन माई सन, यहां मैन की सेंस है जेंटलमैन से, पूरा नहीं लिखा है, पोयम है ना, उसने तो हिंट दिया है, यू विल बी अ मैन माई सन, जेंटलमैन माई सन, जॉन के लिए ये पोयम बोली जा रही है। आई होप जो मैसेज देना चाह रहे हैं रुडयार्ड किपलिंग, वो आप तक पहुंचा है। ये उनकी बहुत ज्यादा फेमस पोएम्स में से एक है। माइकल केन जो बैटमैन वाली मूवीज देखते हैं, उसमें जो उनके नौकर बने रहते हैं, उनकी फेवरेट मूवी है, और उन्होंने इसको रिसाइट भी किया है, इस फेवरेट पोयम है और रिसाइट भी करते हैं। मतलब हुआ क्या था कि रुडयार्ड किपलिंग को 1921 में शायद नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर के लिए, पर वो स्टॉन्च इंपीरियलिस्ट थे, साम्राज्यवाद के समर्थक।
तभी तो वो जंगल बुक वाला जैसी चीज लिख रहे हैं वो। इनडायरेक्टली ही इज बेसिकली कंपेयरिंग इंडियन एंड ब्रिटिश सिविलाइजेशन। खैर, तो इसलिए थोड़ा उनका था, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि वो जो रेपुटेशन थी थोड़ी सी डाउन आ गई बाद में, क्योंकि उनपे सवाल उठाए गए। पोस्ट कॉलोनियल एरा में समझा गया कि इस इंसान ने वन साइडेड अप्रोच ली अपनी जिंदगी पर। ये वाली पोएम इनकी थोड़ी डायडैक्टिक है, मतलब उपदेशात्मक है, बट दिस इज कंसिडर्ड हिज वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग्स, और इसको बार बार पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छी पोएम है। जिंदगी में उतार पाए तब तो खैर सोने पे सुहागा कह लीजिए, तब तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं इसमें और कुछ नहीं कराने वाला, बस ये बताने हैं। चलो, इसका आप सार और इसका तत्व, इसकी फिलॉसफी, इसका मैसेज समझने की कोशिश करें। यही बहुत बड़ा गिव अवे होगा आज की क्लास का। इफ यू कैन थिंक अबाउट इट, बस सोचना है आज। बाकी वो समरी मैंने उधर पीछे वो जो रेफ्यूजी मदर वाली वो लगभग रेडी आ रही है आपके पास, बस वही है। इसको नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। पर ये आपको पढ़ा दिया, आपको आइडिया दे दिया। क्वेश्चन आंसर टेकअप करेंगे जब भी नेक्स्ट मिलेंगे इसके, बाकी काम पिछला ही करना है। पर इसको आप प्लीज थिंक अबाउट इट। ठीक हो जाएगा? थैंक यू।